आज अपन पढ़ेंगे तो अपना सेकंड पेपर है स्टैटिक्स सांख्यिकी का। उसकी सेकंड यूनिट है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। वैसे आप 10वीं लेवल पर जो है मैट्रिक लेवल पर केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़कर आते हैं। तो शुरुआत में हम ये पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी गणना क्यों आवश्यक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप कौन कौन से हैं और आपके सिलेबस में जो वो मुख्य माप हैं उनके बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। विस्तृत आंकड़ों को सार्थक और विश्लेषण योग्य बनाने के लिए अब तक जो अपन ने कार्य किया है, आलेखी निरूपण है, उनको वर्गीकरण है, वो पर्याप्त नहीं होता है। उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना भी आवश्यक होता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान है जो आंकड़ों के एक समूह में बार बार आता है। जब कभी दो आंकड़ों के समूह का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो मूल समंकों के आधार पर संभव नहीं होता, क्योंकि उनका प्रसार न्यूनतम इकाई से लेकर अधिकतम इकाई तक दूर दूर तक फैला रहता है। तो इस जो यूनिट में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे समांतर माध्य, माध्य का बहुलक। सबसे पहले इसकी परिभाषा निर्धारित करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी या सांख्यिकीय माध्य की। प्रत्येक समंक श्रेणी में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास अन्य समंकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये मूल श्रेणी के लगभग सेंटर में यानी केंद्र में स्थित होता है और श्रेणी के महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसमें क्रॉक्सटेन और काउडेन जो सांख्यिकविद हैं उनकी परिभाषा महत्वपूर्ण है। समंकों के विस्तार में माध्य ऐसा मूल्य है जो श्रेणी के समस्त मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। समंक माला के विस्तार के अंतर्गत होने के कारण, सेंटर में होने के कारण इसे केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है, उद्देश्य और उपयोगिता क्या है, इसकी गणना हम क्यों करते हैं। सांख्यिकी माध्यों के निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य हैं जिसके कारण इनकी अत्यधिक उपयोगिता है। पहला है तुलना करना। माध्य द्वारा दो समूहों या वर्गों की तुलना आसानी से हो जाती है। जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके हम उससे कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। माध्यों द्वारा जटिल और अव्यवस्थित समंकों की मुख्य विशेषताओं का एक सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया जाता है ताकि उन्हें समझने और याद रखने में कोई कठिनाई न हो। अब जैसे 130 करोड़ भारतीय लोगों की अलग अलग आय को समझना या स्मरण करना संभव नहीं है, लेकिन औसत प्रति व्यक्ति आय को आसानी से समझा जा सकता है। समूह का प्रतिनिधित्व। माध्यों की सहायता से जो सैंपल की परीक्षा करके हम पूरे समंक के बारे में, पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सैंपल्स जो है इसको हिंदी में न्यादर्श भी बोलते हैं, अपन इसको नमूना भी कहते हैं। मार्गदर्शन। माध्य के द्वारा कीमत स्तर, उत्पादन के स्तर आदि में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हो जाती है। इसी जानकारी के आधार पर भावी जो नीतियों का निर्धारण होता है। सांख्यिकी विवेचन का आधार। सांख्यिकी विश्लेषण की जो अधिकांश क्रियाएं हैं, जैसे अपकिरण है, सहसंबंध है, जो हायर लेवल का जो एनालिसिस है, काल श्रेणी विश्लेषण है, उसमें ये आधार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आदर्श माध्य में क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। जो सांख्यिकी माध्य आप निकाल रहे हैं उसमें क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या आप सोचते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेज। सांख्यिकी का जो माध्यम हम ज्ञात करते हैं उनमें निम्नलिखित गुणों की हम अपेक्षा रखते हैं। ये स्पष्ट और स्थिर परिभाषा होनी चाहिए इसकी, ये सभी मूल्यों पर आधारित हो, सरल और बुद्धिगम्य हो। बुद्धिगम्य से हमारा अभिप्राय आसानी से समझ में आ जाए। गणना में सरलता होनी चाहिए। निदर्शन यानी सैम्पलिंग के परिवर्तनों का इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
इसके बीजगणितीय विवेचन भी इसका संभव हो। बीजगणितीय विवेचन का मतलब है जैसे दो अलग अलग वर्गों का माध्य निकालकर उसका सामूहिक माध्य निकाला जाना संभव हो, इस प्रकार। तो अब है सांख्यिकी माध्य के प्रकार। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पोजिशनल एवरेज, स्थिति संबंधी माध्य। दूसरा है गणितीय माध्य। तीसरा है व्यापारिक माध्य। स्थिति संबंधी जो माध्य उनमें है बहुलक और माध्य का, मीडियन एंड मोड। दूसरा है गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेज। इसमें है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। ये 3 तो आपके सिलेबस में है। चौथा है द्विघातीय माध्य, जो अपने कोर्स में नहीं है फिलहाल। तीसरी बात आती है व्यापारिक माध्य। इनमें भी 3 प्रकार हैं, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज। ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो अब अपन सबसे पहले आज चर्चा करते हैं समांतर माध्य की। अरिथमेटिक मीन बहुत ही सरल है, आपने 9th 10th लेवल में निश्चित रूप से पढ़ा होगा, और औसत से आप सब परिचित हैं। औसत का ही एक तरह से नाम समांतर माध्य है। गणितीय माध्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय समांतर माध्य है। इसको हम बोलचाल की भाषा में औसत या माध्य कहते हैं। आसान सी इसकी परिभाषा दी जा सकती है। ये एक औसत है जो पद मूल्यों के जोड़ में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। क्रॉक्सटेन और काउडेन के अनुसार किसी श्रेणी का समांतर माध्य उसके पद मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास टेस्ट में एक विद्यार्थी के 20 में से इस प्रकार अंक आए हैं 10, 16, 12 और 18। तो इसका एवरेज या समांतर माध्य क्या होगा? चारों को जोड़ लेते हैं। जोड़ आ रही है 56, 4 से डिवाइड कर दिया 14, ये इसका समांतर माध्य हो गया। अब है माध्य। समांतर माध्य ये 2 प्रकार का होता है, सरल, जिसमें सरल समांतर माध्य, और वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन यानी भारित समांतर माध्य। सरल माध्य में प्रत्येक पदमाला का जो प्रत्येक पद है उसके सभी पदों को समान महत्व प्रदान किया जाता है। और भारित समांतर माध्य है, इसमें आवश्यकता अनुसार प्रत्येक पद को भार प्रदान किया जा सकता है। सरल समांतर माध्य की गणना कैसे की जाए? तो सरल समांतर माध्य की गणना करने से पहले अपन जो पूर्व क्लासों में अपन ने पढ़ा है उसके बारे में बात कर लें। जो श्रेणियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी होती है अवर्गीकृत या डिस्क्रीट खंडित श्रेणी। तीसरी होती है वर्गीकृत श्रेणी। ये आप 10th लेवल तक पढ़ कर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। अब इसकी गणना करने के लिए भी 2 विधियां बनाई रखी हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें क्या किया जाता है, सभी समंकमाला के जो सभी मूल्य हैं उनका योग कर लिया जाता है और उसमें राशियों की संख्या का भाग दे दिया जाता है। जैसा कि आपके सामने है, x बराबर, मान लीजिए x1, x2, x3 ये n पद है, सभी पदों को जोड़ा गया है अपॉन कैपिटल N, उसका भाग दे दिया, ये समांतर माध्य x बार आ गया, उसको x बार कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है, इसको निकालना बड़ा आसान है। एक उदाहरण आपके सामने है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में जो अंक प्राप्त किए हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन सब का योग करेंगे। सबका योग आ रहा है 291, 291। 10 विद्यार्थी हैं, 10 का भाग देंगे 291 बटे 10 यानी 29.1 होगा। तो ये समांतर माध्य निकालना इसमें बड़ा आसान है। अब इसमें दूसरी जो विधि है वो होती है शॉर्टकट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि, यानी जिसमें कल्पित माध्य का प्रयोग किया जाता है। अब समांतर माध्य का एक बहुत महत्वपूर्ण बीजीय गुण है, बीजगणितीय गुण है, वो हम आपको बता रहे हैं। वास्तविक माध्य जो है उससे विभिन्न पद मूल्यों के जो विचलनों का योग है वो हमेशा 0 होता है। इसका अर्थ है सिग्मा x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, यानी समंकमाला के जितने भी पद हैं उनमें से यदि समांतर माध्य को माइनस घटा लिया जाए, जो भी पद जो रिजल्ट आएगा उसका जो हम योग करेंगे, निश्चित रूप से उसमें कुछ पद समांतर माध्य से ज़्यादा होंगे, कुछ पद कम होंगे, उन सब का जो बीजीय योग होगा वो 0 होगा। ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब समांतर माध्य निकालने की जो दूसरी विधि है वो है कल्पित माध्य वाली, जिसके अंदर सूत्र इस प्रकार होता है
एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन कैपिटल एन। एक्स बार यहाँ समांतर माध्य है, ए कल्पित माध्य है और सिग्मा डी एक्स जो है वो कल्पित माध्य से पद मूल्यों के विचलनों का योग है, एन जो है वो पदों की संख्या है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको एक उदाहरण लेंगे और उसके द्वारा गणना करना सिखाया जाएगा। धन्यवाद।